इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टता का नियम। किरचॉफ का किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टता का नियम। ओके, किरचॉफ सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम। तो इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है, हमको ध्यान रखना है परिभाषा, उसके हिसाब से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास, ठीक है, बंद पास या लूप में निश्चित दिशा में चलते हुए निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीज वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो किरचॉफ का ये द्वितीय नियम क्या है कि हम लोग किसी विद्युत परिपथ में कोई अगर पास ले और उस पास में एक निश्चित दिशा में चले तो कुल वोल्टता है उनका अगर बीजगणित योग करें तो हम लोग उनका कुल बीजगणित योग हमेशा शून्य मिलेगा उनको। ठीक है, शून्य से इतर नहीं मिलेगा। बीजगणित योग का मतलब है कि अगर हम लोग एक दिशा में जा रहे हैं और उसके विपरीत दिशा वाली वोल्टता अगर वहाँ पे आती है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेना पड़ेगा, अदरवाइज उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या फिर हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं उसको नेगेटिव लेते हैं तो उसको अपोजिट को हम लोग को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस नियम में जो व्यापक रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस नियम के लिए पास में निर्दिष्ट धारा की दिशा में वोल्टता पतन धनात्मक एवं धारा की विपरीत दिशा में वोल्टता पतन
ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं या मानते हैं। ठीक है, ऋणात्मक माना जाता है। तो हम लोग अगर इस नियम को अप्लाई करेंगे तो हमको ये मानना पड़ेगा कि धारा की दिशा में हम उसको धनात्मक मानेंगे, वोल्टता पतन, और धारा की विपरीत दिशा में वोल्टता पतन। पतन का मतलब कि जैसे जैसे आगे जाएंगे हमारी वोल्टेज या विभवांतर उसके सापेक्ष, या तो विभवांतर तो बढ़ता जाएगा एक पॉइंट के सापेक्ष दूसरे पॉइंट में, लेकिन वोल्टता कम होती जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसका पतन होता जाता है, कम होती जाती है। तो ये धारा की विपरीत दिशा में इसको वोल्टता पतन हो रहा है तो उसको ऋणात्मक मानेंगे, धारा की दिशा में हम लोग धनात्मक मानेंगे। ऐसा मानते हैं जनरली, हम लोग इसका विपरीत भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और फिर उसकी सहायता से हम लोग समझाते हैं। देखो हमारे पास में के बैटरी है, इसका ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। E1 ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। ठीक है, इससे हमारा कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रतिरोध हमारा R1 है और दूसरा प्रतिरोध जैसे हमारे पास में जुड़ा हुआ है ये R2 है। ओके, और एक और हमारे पास में बैटरी जुड़ी हुई है, उसका भी यहाँ पे धन टर्मिनल है, फिर ऋण, फिर धन। ठीक है, एक से ज़्यादा बैटरी जुड़ी हुई है इसका मतलब, पर ये हमारा ऋण टर्मिनल है। ठीक है, ये E2 है, ये हमारा कच्चा डायग्राम बन के तैयार हो गया। ये R1 है, R2, इन दोनों बैटरी के कारण धारा माना इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और उस धारा के प्रवाह के कारण इस पे वोल्टेज V1 है, इस पे वोल्टेज V2 है। तो देखते हैं हम लोग, क्योंकि धारा इस दिशा से इस दिशा की ओर, तो इसमें वोल्टता पतन यहाँ से इधर जाने पे कम होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें वोल्टता पतन इधर से इधर कम होगा, इसलिए धारा इधर से इधर बह रही है, क्योंकि यहाँ पे इस बिंदु का इसके खिलाफ विभवांतर कम होने के कारण यहाँ से हमारा आवेश इधर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, चार्ज इधर से इधर फ्लो, चार्ज तो विपरीत दिशा में फ्लो होता है खैर, लेकिन हमारा वोल्टता जो है उसका पतन यहाँ से इधर जाने पे कम होता जा रहा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इस नियम को अप्लाई करके देखेंगे। ओके, ऑफ कोर्स परिपथ पूरा होने पे धारा इस दिशा में आएगी और फिर यहाँ से इधर निकलेगी। तो इस नियम के अनुसार निर्दिष्ट धारा की दिशा में वोल्टता पतन धनात्मक होगा। तो निर्दिष्ट धारा की दिशा में देखो इधर से इधर वोल्टता पतन होने के कारण करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है। ओके, और इसमें भी निर्दिष्ट धारा की दिशा में वोल्टता पतन होने के कारण करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है। ओके, तो ये हमारे इस जो V1 आएगा और जो V2 आएगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हम लोग जैसे इधर जाते हैं तो यहाँ धारा की दिशा में वोल्टता पतन क्या है, कि E2 धन से ऋण की ओर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे अधिक विभव पे है, ये कम विभव पे है। यहाँ पे भी वोल्टता पतन हो रहा है, तो E2 भी हमारा धनात्मक आएगा। लेकिन जैसे जैसे करंट इधर जाएगी तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, अर्थात धारा की दिशा में वोल्टता पतन नहीं हो रहा, विभवांतर यहाँ पे विभव इसके सापेक्ष कम है, तो इस वजह से E1 हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में वोल्टता पतन हो रहा है, धारा की दिशा ये है और वोल्टता पतन हो रहा है विपरीत दिशा में, इसलिए E1 नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हमारा इस नियम को अप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है, V1 प्लस V2। ओके, फिर उसके बाद में हमारा प्लस E2, फिर उसके बाद वोल्टता पतन क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर से इधर हो रहा है, धारा की विपरीत दिशा में हो रहा है, तो हमारा E1 इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसको वोल्टता नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वोल्टताओं पे आधारित है या विभवांतर इस पे आधारित है। तो ये हमारा इस रूप में लिखना चाहे तो हमारा इस तरह से होगा कि धारा की दिशा में हम लोग वोल्टता पतन को धनात्मक और विपरीत दिशा में अगर वोल्टता पतन हो रहा है तो ऋणात्मक मानते हैं।
देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, धारा की दिशा ये है, इस और जाने पे हमारा वोल्ट का पतन हो रहा है, इसलिए धारा इधर से इधर फ्लो हो रही है प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टा या धारा का कोई स्रोत नहीं है, इसमें से होगी धारा प्रवाहित होने के कारण वोल्ट का पतन हो रहा है, इसलिए ये प्लस ए माइनस होगा, ए प्लस ए माइनस है, तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे V1 प्लस V2। और फिर जैसे धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है तो वोल्ट का पतन E2 बैटरी में धनात्मक है या ऋणात्मक है, एक कम विभव पे एक अधिक विभव पे है, तो अधिक विभव से कम विभव की ओर धारा बह रही है, तो इसका मतलब वोल्ट का पतन हो रहा है धारा की दिशा में, तो ये धनात्मक आएगा। उसके बाद धारा यहाँ जा रही है, इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, ये कम विभव पे है अधिक विभव पे है, तो इधर से इधर वोल्ट का पतन नहीं होके यहाँ से यहाँ वोल्ट का पतन हो रहा है इसमें, ठीक है। ये अधिक विभव पे, ये कम विभव पे, तो इधर से इधर आने पे वोल्ट का पतन हो रहा है, तो धारा की विपरीत दिशा में वोल्ट का पतन होने के कारण E1 नेगेटिव आ गया, तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा। ओके, हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं। जनरली हम लोग जो हमारे पास विद्युत वाहक बल का जो स्रोत है उसको एक साइड कर लेते हैं, और जो बाकी हमारे पास में जो प्रतिबाधा है या प्रतिरोध है उनके स्वरूप वोल्ट का पतन है उनको एक साइड कर लेते हैं, तो हमारे पास में एक अलग से फॉर्मूला निकल के आता है, और उसको हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक साइड कर लेते हैं, इनको एक साइड कर लेते हैं, तो V1 प्लस V2 इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। ये हमारे पास में एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, हालांकि कुछ भी नहीं है, इसका रीअरेंजमेंट है। इसमें क्या है, हमारे E1 पॉजिटिव है और E2 नेगेटिव है, तो हम लोग क्या है, इसमें क्या है, ये वोल्टताओं का पतन है और ये विद्युत वाहक बल है E1 और E2, तो इसके वोल्टता पतन को एक साइड और विद्युत वाहक बल को एक साइड करने के बाद इस नियम को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि वोल्टता पतनों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, तो इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बलों को अगर हम लोग बीजगणितीय योग करते हैं इस समीकरण में, तो क्या करेंगे, विद्युत धारा की दिशा में चलने पर अगर वोल्टता पतन धनात्मक है तो उसको हम लोग ऋणात्मक विद्युत वाहक बल मानेंगे, और विद्युत धारा की दिशा में अगर विपरीत दिशा में वोल्टता पतन हो रहा है तो उसको हम लोग धनात्मक मानेंगे। देखो हमारे E1 यहाँ पे धनात्मक आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे विद्युत धारा की विपरीत दिशा में, तो इस तरह से इस समीकरण को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग। अगर वोल्ट का पतन एक साइड और विद्युत वाहक बलों को एक साइड लिखते हैं तो वो समीकरण होता है, उसके लिए हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम इस प्रकार से डिफाइन होगा, बंद पास में वोल्टताओं के पतन का बीज गणितीय योग उस पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीज गणितीय योग के तुल्य होता है, ठीक है। ये इस समीकरण की डेफिनेशन इस प्रकार से ये समीकरण आता है, या इसको हम लोग शब्दों में इस प्रकार से निरूपित करते हैं। ओके, इस यहाँ पे हम लोग यहाँ पर यह समीकरण सेकंड में क्या करते हैं, यहाँ पर किरचॉफ के द्वितीय नियम को प्रयुक्त करते समय विद्युत वाहक बल
के स्रोत से प्राप्त धारा विद्युत वाहक बल के स्रोत से प्राप्त धारा यदि निर्दिष्ट दिशा में है, यदि निर्दिष्ट दिशा में है तो वह विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाता है। विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाता है तथा यदि उस स्रोत से प्राप्त धारा निर्दिष्ट दिशा की के विपरीत है तो वह विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है। तो किरचॉफ के इस जो नियम, पहला नियम तो ये, द्वितीय नियम ये है जिसकी वास्तविक डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग इस रूप में इस नियम को यूज करना चाहे तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग निर्दिष्ट धारा की दिशा सपोज करो ये मानते हैं तो वोल्टा पतन तो इन पे हमेशा पॉजिटिव आएगा प्रतिबाधाओं पे तो, लेकिन अगर ये जो विद्युत वाहक बल है उनसे अगर प्राप्त विद्युत धारा इस निर्दिष्ट धारा के विपरीत दिशा में है तो उसको नेगेटिव मानेंगे। जैसे इसकी हमने निर्दिष्ट दिशा ये मानी है, ठीक है, निर्दिष्ट दिशा जैसे हमने ये मानी है और इस दिशा में अब इससे देखो प्राप्त होने वाली धारा विपरीत दिशा में होगी तो इसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे, और निर्दिष्ट दिशा ये है तो इससे प्राप्त होने वाली धारा इसी दिशा में तो ये हम लोग नेगेटिव मानेंगे। ठीक है। या हम लोग कहें कि इस पे वोल्टा पतन धारा की दिशा में है तो उसको नेगेटिव मानेंगे और धारा की विपरीत दिशा में तो, हालांकि याद रखना ये स्मरण रखना काफ़ी इजी रहता है कि निर्दिष्ट दिशा में अगर हमारी धारा है तो हम लोग इसको धनात्मक मानेंगे। निर्दिष्ट दिशा में अगर धारा है, ठीक है, निर्दिष्ट दिशा में यदि धारा है तो हमारा जो विद्युत वाहक बल होगा वो पॉजिटिव होगा। देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, इससे निर्गत धारा ये होगी, और विद्युत वाहक बल स्रोत से निर्गत धारा यदि निर्दिष्ट दिशा से विपरीत दिशा में है तो वो हमारा ऋणात्मक आएगा, तो ये हमारा ऋणात्मक है। अब ये नियम हमारे क्या हैं, ये नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ओम के नियम का व्यापक रूप है तथा ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य भी है ये नियम, और ओम के नियम के लगभग व्यापक रूप है ओम के नियम का। और ओम का नियम क्या है, इसके शुरू में जो विभवांतर होगा वो इसका जो प्रतिबाधा या इसका प्रतिरोध है उसको और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा को मल्टीप्लाई करने का उसके समतुल्य होगा। तो V इक्वल टू कितना होगा हमारा आर आई होगा, V1 इक्वल टू, उसी तरह से V2 कितना होगा, V2 इक्वल टू हमारा R2 मल्टीप्लाई बाई आई होगा। ठीक है, तो ये V1 ये ओम के नियम के हिसाब से है कि V1 कितना है हमारा R1 आई, V2 इक्वल टू R2 आई। ठीक है, तो एक तरह से ओम के नियम का व्यापक रूप हो गया। ये तो वोल्ट ताव का कुल योग कितना होगा, V1 प्लस V2, V1 इक्वल टू R1 आई और V2 इक्वल टू R2 आई। ठीक है, इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये ओम के नियम का व्यापक रूप भी कहा जा सकता है।
और ऊर्जा संरक्षण के नियम के समतुल्य भी है, कि ऊर्जा का न तो, इस नियम से देखो, ऊर्जा का न तो विद्युत वाहक बल है, उसका न तो कहीं पे ह्रास हो रहा है, ना ही वो उत्पन्न हो रहा है, ठीक। तो उसका जो है वैल्यू है वो एकदम शून्य है। यहाँ पे इसका परिणाम शून्य से इतर नहीं आ रहा है, मतलब ऊर्जा के संरक्षण के नियम को निरूपित करता है।